Now I request Mananiya Kashmirlal ji to address the delegates to give his message. भारत माता की ऐसे जय नहीं होगी भारत माता की जब तक हम दोनों हाथ उठा करके ऊपर नहीं बोलेंगे ना, तो जय नहीं होगी। भारत माता की एक बार और बोलिए, ताकि सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की धन्यवाद आपका। और सचमुच आवाज दूर तक गई होगी। मैं चाहता तो ये था कि तेलंगाना की आवाज दिल्ली तक जाए, पर क्योंकि इस समय एक गाड़ी खड़ी होती है स्टेशन पर जो दिल्ली जाएगी, तो आपकी आवाज भी दिल्ली तक और सारे देश में जाएगी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष बट्टू सत्यनारायण जी, अभी बहुत अच्छे ढंग से आपने विषय रखा, पर जब मुख्य अतिथि बोलने के लिए आता है तो उनका तालियों से स्वागत होता है। आपने किया नहीं, अब कर दीजिए। ये मेरे लिए नहीं किया है, ये किनके लिए किया है? सत्यनारायण जी ने किया है। और सत्यनारायण जी के बारे में मैंने सुना, पिछले दिनों अखबारों में भी पढ़ा कि संगठन की गतिविधियां विश्वविद्यालय के अंदर बड़े अच्छे ढंग से होनी चाहिए। ये बात इन्होंने, और बिना डर के होनी चाहिए, इन्होंने पूरे देश के वाइस चांसलर को ये संदेश दिया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, जो हमारे वीरेंद्र गौड़ जी युवा हैं, भाजपा के अंदर स्टेट के स्पोक्स पर्सन हैं, और मुझे पता लगा कि इनके पिताजी मिनिस्टर थे और तेलुगु देशम से थे, और इन्होंने बहुत जल्दी आकर के स्वदेशी को समझा है, भाजपा को समझा है, अपने विचार को समझा है, और जो देश की इस समय बड़ी आवश्यकता है कि किस प्रकार नौजवान नौकरी मांगने वाले नहीं, क्या होगा कि बोलिए, नौकरी देने वाले बनने चाहिए। तो उसके लिए ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने स्टार्टअप स्टैंड अप के अंदर स्वयं रुचि लेकर के काम किया है। इनको भी बहुत बहुत बधाई। और भाजपा में रह करके स्वदेशी का काम करेंगे, ऐसा इनको दायित्व भी हम दे रहे हैं, और सब जगह पर ऐसा काम चलना चाहिए। हमारे सामने बैठे हैं जो स्वदेशी का काम पहले नहीं शुरू हुआ था, 1991 में शुरू हुआ था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म स्वदेशी का काम उससे पहले भी करता था, जिसको बोलना चाहिए स्वदेशी जागरण मंच का बड़ा भाई, वो है भारतीय मजदूर संघ। और राम मोहन जी बीएमएस के संगठन मंत्री हैं, और वहाँ के बीएमएस में सामान्यतः सब कार्यकर्ता स्वदेशी का भी पालन करते हैं। ठेंगड़ी जी ने ऐसा बीज वहाँ पर लगाया है, तो राम मोहन जी के आने का मतलब है कि पूरा भारतीय मजदूर संघ आया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बाबू जी अभी हमारे प्रांत संयोजक हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इन्होंने दोनों बेटों को भी नौकरी करने वाला नहीं बनाया, नौकरी देने वाला बनाया है। और साथ में बहू भी ऐसी लेके आए हैं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऑल इंडिया में गोल्ड मेडल लिया, और वो भी मिल करके इनके साथ काम कर रही है। ठेंगड़ी जी ऐसे बोलते थे कि जब परिवार का काम और समाज का काम एक हो जाएगा, तो वो फिर काम सिर्फ नहीं रहेगा, वो पैशन बन जाएगा। हरीश बाबू अपने काम को पैशन के साथ कर रहे हैं। और सबसे मैं सुनता हूँ कि हर संगठन को आर्थिक सहयोग करते हैं,
स्वदेशी कोई तो करते ही करते हैं, और जितना समय लगाना चाहिए अब, क्योंकि दोनों बच्चे काम में आ गए हैं, बहू भी साथ में लग गई है, तो ये फुल्ली स्पेयर्ड फॉर स्वदेशी जागरण मंच, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हमारे यहाँ पर मेरे पीछे बैठे हैं और मंच पर मेरी सेहत का एक ही आदमी बैठा है, तो इसलिए एक टाइम पर एक दिखाई देना चाहिए, वरना लोग डर जाएंगे। रमेश गौड़ जी स्टेट के समन्वयक हैं और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी आप सेवा देते हैं। जो अभियान चला है उसके प्रांत के स्वावलंबी भारत अभियान के आप समन्वयक हैं। शायद आपको दिखाई नहीं देते, एक बार सामने आकर के सबकी तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। और ये जो अभियान है उसकी सारी बागडोर आपके पास है। मैं जब से यहाँ आना शुरू हुआ हैदराबाद में, तो 2008 में, मैं 2007 में स्वदेशी जागरण मंच में आया, तो 8 के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक स्वदेशी जागरण मंच की कार्य समिति की बैठक हुई थी। तब मनोहर राव जी हमको पहली बार मिले थे, और उसके बाद जब से हम आ रहे हैं तो हर बार इनका हमारा मिलना होता है। आयु इनकी बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनका उत्साह भी बढ़ता रहता है। और इतिहास संकलन समिति के आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेशी के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। इसी प्रकार से नए नए प्रयोग करना ये आसान काम नहीं होता है। जो हमने केंद्र से स्कीमें दे दी उसको यूं का यूं कर देना भी बहुत अच्छी बात है, पर स्वदेशी समझ करके तो हमें जब कभी किसी के पास नया समझाने जाते हैं कि स्वदेशी का काम स्वदेशी वस्तुएं खरीदना ये पहला काम है। किस देश की वस्तुएं नहीं खरीदना? बिल्कुल भी। कौन सा देश है जिसका सामान नहीं खरीदना चाहिए? चाइना है। तो हम चाइना का भी समझाते हैं। लोग हमको एक ही बात कहते हैं कि आप अपनी दुकान खोलो जहां से सब सामान मिल जाए। हम बोलते हैं कि भारत की सब दुकानें हमारी हैं और सब पर स्वदेशी का सामान बिकना चाहिए, ये हमारा काम है। परंतु उसको प्रैक्टिकल शेप दिया है कुछ व्यक्तियों ने। और कर्नाटक में 100 से ज्यादा दुकानें हैं कि जो अपनी दुकान के ऊपर प्रेरणा स्वदेशी जागरण मंच लिखते हैं। उसी प्रकार से ये मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां दुकान है ये सबसे, जैसे स्पोक्स पर्सन भाजपा के हैं तो स्वदेशी के स्पोक्स पर्सन सबसे ज्यादा कौन होने चाहिए? ये छोटे छोटे रिटेलर होने चाहिए, दुकानदार होने चाहिए, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो होने चाहिए। परंतु कर्नाटक से शुरू किया जिस व्यक्ति ने, तो 100 से ज्यादा दुकानों पर, ऐसे जगह जगह पर, वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मंडियाँ लगती हैं। तो वो काम हमारे जगदीश जी ने किया है। और हमारे क्षेत्र के जो है संगठन मंत्री हैं, संगठक हैं, ये पीछे खड़े हैं, एक बार इनको भी दर्शन करना चाहिए। ऐसे ही बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हनुमान दलू जी, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पूरी तरह स्वदेशी के काम के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने अपनी दुकान, इतना बड़ा शोरूम है, उसको स्वदेशी का ही एक कार्यालय बना लिया है, स्वावलंबी भारत का बना लिया है। ऐसे सह समन्वयक हमारे इंद्र सेन जी भी बीच में बैठे हैं, रेड्डी जी, और आप भी इनकी दुकान पर जाइए तो इतना अच्छा शोरूम के साथ उन्होंने स्वदेशी के लिए कार्यालय भी बनाया है।
और हमारे सुब्रमण्यम जी जो संघ के प्रांत की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, संपर्क अधिकारी हैं, और इन्होंने बहुत रुचि लेकर के जो छोटे छोटे स्थान पर कार्यकर्ता देने का काम वो किया है। साथियों, हमारे बीच में बहन जी हैं, हमारे स्वप्ना जी, और महिलाओं का अगला सत्र भी है, तो थोड़ा कोशिश करके और बहनों को बुलाएं। ऐसा बोलते हैं कि घर में स्वदेशी लाना है तो पुरुष के द्वारा कभी नहीं आ सकता, वो महिला के द्वारा ही आ सकता है, क्योंकि वही खरीदारी करती है, वही बच्चों को समझाती है। तो हम आपको भी कह रहे हैं, अगली बार जब कार्यक्रम में आए तो परिवार से भी लोगों को लाना चाहिए, श्रीमती जी को भी लाना चाहिए, और स्वदेशी का काम आसान करना है तो अपने घरों में सबसे पहले स्वदेशी आना चाहिए। ऐसे ही और भी बहुत महानुभाव हैं, मैं सबका नाम नहीं लेता, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, आपका क्या ओपिनियन है, ये पूछ रहा हूं कि जब कोविड आया था, सबको याद है कि भूल गए? कोविड याद है ना? याद है तो हाथ खड़ा करो। हाँ ठीक है, ये तो आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे हम कि ऐसा ऐसा कोविड आया था। लेकिन जो कोविड में लोग मरे, तो दुनिया में परसेंटेज वाइज, परसेंटेज समझे ना, 100 में से हमारी आबादी ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा मरे होंगे, परंतु परसेंटेज वाइज दुनिया में सबसे कम परसेंट लोग भारत में मरे कोविड के कारण से। ये जिसको पता है एक बार हाथ खड़ा करो तो। लेकिन उसका जो कारण है वो वैक्सीन बाद में आई थी, अंग्रेजी दवाई कोई नहीं थी, तो जो हम लोग बचे थे उसका कारण क्या था? आपने पूछ रहा हूं उसका कारण क्या था? हम क्या खा करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, अपने स्वास्थ्य को बढ़ाया, कोरोना को प्रवेश नहीं होने दिया, आया तो असर नहीं हुआ, कम असर हुआ। ऐसी कौन कौन सी चीजों का प्रयोग हमने करना शुरू किया था? हल्दी एक हुआ, और है क्या क्या बोला? घरेलू नहीं, घरेलू उपचार तो है। कौन सा घरेलू उपचार? कोई पेटेंट तो है नहीं, तो बता दीजिए कौन सा है। हनी इस्तेमाल किया, ठीक। जब ये बोल रहे थे तो इनके जीभ में भी रस आ रहा था, हनी कितना अच्छा है, बिल्कुल। और आपको ये पता है ना, एक चम्मच हनी बनाने के लिए एक मधुमक्खी को सारी उम्र लगती है, और जिस दिन मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी उस दिन मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोलिनाइजेशन का काम ये सारा का सारा मधुमक्खी करते हैं। तो उसका प्रचार भी कोविड के अंदर हुआ। और क्या खाते थे? हैं? नींबू का, और हाथ खड़ा खा, तुलसी का, ये बताया। तुलसी माता की, जोर से बोलिए, तुलसी माता की। और साथ में एक और माता जिसका दूध पीते रहे, माता, और जिसका गौमूत्र भी पीते रहे, वो कौन सी है? गौ माता है। तो उसके बारे में भी लोगों को दोबारा से रुचि हुई। एक पत्ता है, बेल है, जिसका पत्ता बहुत मशहूर हो गया। कौन सा है? क्या बोलते हैं इसको? जो अमृता या जो पान के आकार का पत्ता होता है, गिलोय। आप में से गिलोय का सेवन किस किस ने किया? 1 2 3। और जिनके घर में लगी है गिलोय, ऐसे हैं कोई? अच्छा, सबके लगी है। देखिए, गिलोय एक ऐसी चीज है, मास्टर ड्रग है। कोई बीमारी हो उसका प्रयोग होता है, और ये अब नहीं, कोरोना के अंदर लोकप्रिय हुई। साथियों, अब एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ज्यादा लोग कोरोना के कारण मरे या कोरोना के डर के कारण मरे? जोर से बोलिए। 2 शब्द हैं, एक बोलते हैं पेंडेमिक,
कोरोना को पेंडेमिक बोला था। एक आदमी ने बुक लिखी है, पेंडेमिक एंड पैनिक, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। तो उसने कहा पेंडेमिक से कम मरे हैं, पैनिक से ज्यादा मरे हैं। और भारत के अंदर पैनिक की दवाई भी लोगों को दी गई, प्राणायाम, ध्यान, भगवान के प्रति विश्वास। जो लोग बचे हैं वो वैसे ही बचे हैं। ये सब बातें जो आपने बताई आप कर रहे हैं, इसको एक नाम देना हो तो क्या करना चाहिए? स्वदेशी। क्या नाम देना चाहिए? तो स्वदेशी केवल वस्तुओं का प्रयोग नहीं है कि हमने टूथपेस्ट कोलगेट नहीं करना है, पतंजलि का करना है, सिर्फ इसी का नाम नहीं है। हमने साबुन लक्स का इस्तेमाल नहीं कर, वो भी नहीं करना है। स्वदेशी का मतलब ये है अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना, अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना। और आपको पता है कि किसी भी डॉक्टर से आप पूछोगे कि डायबिटीज का कारण क्या है, बीपी का कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल का कारण क्या है, ये जो आज बीमारियां सब फैल रही हैं, तो वो एक शब्द देगा, गलत लाइफ स्टाइल होना। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं और उनका कारण लाइफ स्टाइल खराब होना है। साथियों, इस लाइफ स्टाइल को ठीक करने का नाम स्वदेशी है। हमने जब शुरू किया था स्वदेशी, तो तब सब लोग पहले स्वदेशी का पालन करते थे, बाद में नहीं करने लगे। विदेशी कंपनियों ने प्रचार कर करके, पैसा दे करके लोगों के दिमाग को मेस्मराइज कर दिया, लोगों के दिमाग को प्रोग्रामिंग कर दिया। ओशो एक बात बताता था, ओशो मैंने रजनीश, कि एक बार एक पिक्चर देख करके आए लोग, पिक्चर देखने के बाद जब वापस आए बाहर लोग, तो बोले लक्स साबुन बहुत अच्छा होता है। दूसरा बोला मैं भी लक्स इस्तेमाल करूंगा। तीसरा बोला कि लक्स की सुगंध बहुत अच्छी होती है। चौथा, सब लक्स लक्स बोलने लगे। लोगों को समझ में आया कि फिल्म तो क्राइम थ्रिलर था, उसमें कहीं लक्स दिखाया नहीं गया। ऐसा नहीं कि हीरो या हीरोइन बार बार लक्स इस्तेमाल कर रही हो, लक्स को खा रही हो, लक्स को सूंघ रही, ऐसा नहीं दिखाया गया। तो तब उसका सर्वे हुआ तो क्या पता लगा, आप जानते हैं कि जो पिक्चर चलती है तो अलग अलग सीन होते हैं। जैसे हाथ डांस करना हो तो यहाँ से यहाँ हाथ लगाने में 16 बार वो घूम जाएगी। 1/16 ऑफ ए सेकेंड की जो चेंज होती है ये विजिबल नहीं होती है, और इसलिए इतनी रफ्तार से वो चलाते हैं 1/16 की स्पीड से कि हाथ अलग अलग नजर नहीं आता, चलता हुआ नजर, नाचता हुआ नजर आता है। वो क्या करते थे, 1/16 ऑफ ए सेकेंड में जो दिखाई नहीं देता था वो लक्स दिखा देते थे, फिर लक्स दिखा देते थे। इतनी बार लक्स दिखाया तो एक को भी समझ नहीं आया कि लक्स की एडवर्टीजमेंट दिखाई गई है, परंतु लक्स दिमाग में बैठ गया अनकॉन्शियसली। शायद हम नहीं जानते कि मल्टीनेशनल कंपनियां किस प्रकार से हमारे यहाँ प्रचार करती हैं, कैसे पॉलिटिशियंस को, कैसे ओपिनियन मेकर्स को, कैसे बाकी लोगों को अपने देशों में ले जाएंगी, वहाँ उनको सुविधाएं देगी। तो ये बहुत बड़ा प्रचार तंत्र चल रहा है। आजकल एक विषय सारे संगठन ले रहा है और वो है नैरेटिव का, वो है विमर्श का। कौन कौन जानता है कि नैरेटिव का विषय चल रहा है या विमर्श का चल रहा है? जरा हाथ खड़ा करो तो, जिनको पता है। देखिए हाथ खड़ा रखो, खड़ा रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंच पे है, 5 15 16। हर एक को समझना चाहिए
बद अच्छा बदनाम बुरा। अगर किसी कुत्ते को मारना हो, अच्छे भले कुत्ते हो, गिव द डॉग ए बैड नेम एंड किल हिम। पहले कुत्ते का गलत बता दो, ये बहुत खराब कुत्ता है, बहुत खराब बोलते जाओ, लोग अपने आप पत्थर मारना शुरू कर देंगे, लोग अपने आप समाप्त कर देंगे उसको। इसलिए बोलते हैं कि किसी को पहले खराब प्रचार करो तो अपने आप ही मर जाएगा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इसी प्रकार का भारत की हर चीज का मजाक उड़ाया। गंगा के बारे में एक अंग्रेज था, उसकी मैंने किताब पढ़ी, उसने कहा कि अगर किसी को मारना हो और हमको गोली नहीं मारनी है, हमको बम नहीं मारना है, उसको जेल में नहीं करना, तो उसको गंगा में 5 बार नहला दो। तो लोगों ने पूछा कि गंगा में नहाने से कैसे होता है? बोले वहां कुंभ लगता है, कुंभ में 1 करोड़ लोग होते हैं, वहां कोई शौचालय बना हुआ देखा नहीं है, सब गंगा के अंदर शौच करती है, उसने लिखा है शौच करते हैं। इसलिए उसने कहा, अपनी किताब में कहा कि हर बार जब मलेरिया भारत में फैलता है तो कुंभ के बाद फैलता है, क्योंकि कुंभ में लोग स्नान करते हैं और कीटाणु उनके अंदर चले जाते हैं, और बोतल का पानी घर में लेके आएंगे, सबको पिलाएंगे। बाद में हमने सर्वे किया, ऐसा कोई सत्य नहीं था, लेकिन उसने ऐसा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा। बाद में उसने क्या किया, हिंदुओं को सिख से अलग करने के लिए बहुत बड़ी पुस्तकें लिखी, गुरु ग्रंथ साहब का ट्रांसलेशन किया। मैं शिमला में जब प्रचारक था तो हमारे पास 2-3 ग्रंथ उसके थे। मैथोडोलॉजिकली करते करते आज ये जो किसान आंदोलन होता है वो सारे देश में नहीं होता, वो कहाँ होता है? पंजाब में होता है। यहाँ के लोग कनाडा में जाएंगे और कनाडा में जाकर के भारत का झंडा फाड़ करके नीचे डालेंगे और जय खालिस्तान बोलते रहेंगे। वहां पर से एक उग्रवादी तैयार हो रहा था। पहले उन्होंने सेना में शुरू किए थे, इस लगातार बात का प्रभाव ये हुआ, अब उन्होंने अपने झंडे का रंग भी बदल दिया। भगवा रंग का झंडा होता था, अब पास किया है कि नहीं, भगवे रंग का झंडा नहीं होगा, ये बसंती रंग का होगा, उसका रंग बदल दिया है। प्रचार का बार बार डालने का कितना असर होता है। साथियों, हम एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते थे, वो कैसे माइंड बदलता था। वो क्या करता था, एक बिस्कुट लेता था, कुत्ते को दिखाता था, और जब कुत्ते को दिखाता था साथ में घंटी बजती थी, घंटी बजते ही बिस्कुट देखते ही उसकी लार टपकती थी। फिर वो 10 बार घंटी बजती थी, बिस्कुट दिखाता था, घंटी बजती थी, बिस्कुट दिखाता था, उसकी देख के लार टपकती थी। 11वीं बार उसने सिर्फ घंटी बजाई, बिस्कुट नहीं दिखाया, कुत्ते की फिर लार टपकने लगी। कि जितने आतंकवादी तैयार किए जाते हैं ये उसी मैथोडोलॉजी से की जाता है। वो इंग्लैंड का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता था। आज ये हमारे साथ स्वदेशी विदेशी के ऊपर भी ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है। बोले इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सरल है, इलाज बहुत आसान है। आप बोले कैसे? ये मैग्नेट है और ये लोहा है, इस मैग्नेट जब लोहे को लगेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा टेम्परेरीली। लेकिन अगर इसको हमने मैग्नेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? लोहे को मैग्नेट बनाना है। मेरे पास मैग्नेट है, मेरे पास एक लोहा है, लोहे में जब जोड़ता हूं तो मैग्नेटिक पावर आ जाती है। अगर परमानेंटली उसमें डालनी है तो क्या तरीका है? हाँ, उसको 30 बार रगड़ो, 30 बार टच करो, 30 बार टच करो, हटा दो, मैग्नेटिक पावर उसमें जाएगी। आज स्वदेशी का काम हमको इसी प्रकार से लगातार करना है। बार बार लोगों को कहेंगे तुलसी का फायदा है, गौ का फायदा है, भारतीय प्रोडक्ट का फायदा है, नौकरी कर मांगना नहीं, नौकरी देने वाले का है। थोड़े दिन के बाद लोगों में मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, उनका असर खत्म हो जाएगा, उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ये हमारा विचार वर्ग इसीलिए हो रहा है
इस विचार वर्ग में कल तक हम जब रहेंगे तो हमको एक पुस्तक के बारे में बताया जाएगा और उस पुस्तक का नाम है जैविक उद्यमिता। क्या नाम है? जोर से बोलिए। जैविक उद्यमिता। जैविक का मतलब ऑर्गेनिक एंटरप्रेन्योरशिप। अभी जो हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, किसी लड़के को लोन नहीं मिलता, लेकिन देश के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्होंने लोन की परवाह नहीं की है, उन्होंने काम शुरू किया, लोन आ जाता है। इसका नाम जैविक उद्यमिता है। हमारे देश के अंदर 37 करोड़ युवा है। अगर 37 करोड़ युवा को हमने उद्यमिता सिखानी है तो इसी मार्ग से है। किस प्रकार से? कब तक? इसमें 25 स्टोरीज है। वो जो 25 स्टोरीज है बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे कैसे स्वदेशी में आगे आया, इसको आप पढ़ करके 25-25 हर शहर में सुनाऊं, वो बोलेगा नहीं हमारे यहाँ नहीं बोल सकते। उसको बोलो कि आज पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। हाँ बोले, हमको भी लेटर आया था। आप बोलेंगे तो स्वागत करता है और साथ में आने जाने का किराया भी देगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर यूनिवर्सिटी को एक लेटर आया हुआ पिछले साल कि 21 को इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर डे है, आपने अपने कॉलेज में कार्यक्रम करना है। वो भूल जाते हैं, हमने याद कराना है, हमने अच्छे वक्ता लेके जाने हैं। तो जितने भी आपके एरिया में स्कूल कॉलेज हैं वो अपने आप करें, हम सहायक बने या हम जाके वक्ता दें। ऐसा हर कॉलेज में उससे आगे पीछे एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद कर देना है। स्वदेशी जागरण किसने शुरू किया था? जोर से बोलिए, जिसको पता हाथ खड़ा करो। नहीं, स्वदेशी जागरण शुरू किसने किया था? नाम, व्यक्ति का नाम। हाँ बोलो, जो खड़े होकर बोलो। हाँ क्या नाम बोला? दत्तोपंत। वो लास्ट में चित्र लगा है। ये ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। ये ऐसे व्यक्ति थे कि हमको अंदाज़ा लगता है कि जो अच्छा ओरेटर होता है वो अच्छा ऑर्गेनाइज़र नहीं होता है, वो वक्ता के नाते ध्यान देता है। ये अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी थे। जो अच्छा वक्ता होता है, अच्छा ऑर्गेनाइज़र होता है, उसको व्यक्तिगत मिलने का समय नहीं मिलता, लिखने का समय नहीं मिलता। इन्होंने लगभग 150 पुस्तकें लिखी है। जो तीनों काम करता है वो इतना शांत हो जाता, कभी आंदोलन नहीं करता, लेकिन ठेंगड़ी जी ने बहुत आंदोलन किए। जो अच्छा वक्ता होता है, अच्छा ऑर्गेनाइज़र होता है, अच्छा राइटर होता है, आंदोलनकारी होता है, उसका बहुत नाम आ जाता है। लेकिन ये एक आध्यात्मिक पुरुष थे। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। इनकी जीवनी आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि बीमार है, च्यवनप्राश है लोग। इनकी जीवनी हमारे लिए च्यवनप्राश है, हमारे लिए अमृत है। एक एक कार्यकर्ताओं को इनकी घटनाओं के बारे में, जीवन के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे अच्छा दिन होता है उनका जन्मदिन। किसको पता जन्मदिन कब है उनका? ठेंगड़ी जी का जन्म दिवस कब होता है, किस डेट को होता है? 10 नवंबर को होता है। शुरू में थे ठेंगड़ी जी दिवाली वाले दिन जन्मे थे, परंतु तिथि अलग लगाती है तो संगठन ने तय किया एक तिथि। दिवाली को कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल होता है तो 10 नवंबर को देंगे। हमने इस बार हर जिला के ऊपर एक कार्यक्रम होगा जिसमें जिला सम्मेलन कहते हैं। जैसे यहाँ कार्यक्रम हुआ है, जिले के अंदर भी 100 संख्या 80 संख्या इकट्ठे करके पूरे दिन का, एक दिन का 4-5-6 घंटे का कार्यक्रम करना है। थोड़ी देर के लिए केंद्र से भी कुछ बड़े लोग मिलेंगे। मैं अभी गया था गडकरी जी के पास, एक कार्यक्रम में हमने इकट्ठे थे। बोले आगे क्या कार्यक्रम है? मैंने कहा ठेंगड़ी जी का जन्म दिवस है, मैं ज़रूर आऊँगा। मुझको ठेंगड़ी जी से बहुत प्रेरणा मिलती है। हजारों लोग मिलेंगे आपको जो आज जीवन में बड़े स्तर पर हैं, तो उनके जन्म दिवस को स्वदेशी और स्वावलंबन दिवस हम कहते हैं।
उस दिन हर कार्यकर्ता उनकी जीवनी पढ़ करके आएगा और कुछ न कुछ समर्पित करेगा, अपने आसपास में लोगों को बताएगा। और जो उनका संदेश था स्वदेशी का और आज का, और उनका संदेश था आने वाला 2047 में भारत कैसा हो, अभी से सोचना शुरू करो। और स्वदेशी ने उसके बारे में सोचना शुरू किया है। लास्ट में 2 मिनट आपसे और लूँगा। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेला क्या कर सकते हैं, लेकिन अकेला बहुत कर सकता है। मेरे पास एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा ये मैसेज आया है। मैंने किसका? वो जो व्यक्ति था ना, जो प्रोफेसर था और नौकरी छोड़ करके अपना काम फैक्ट्री शुरू किया था, उसका आया है। मैंने क्या लिखा है? वो उसने लिखा है पिछले साल मेरा 1 साल का नेट प्रॉफिट कितना था। वो मेरे से पूछा कितना प्रॉफिट होगा। हमारे में से कौन कौन टीचर या प्रोफेसर हैं या रहे हैं? बीच में बैठे हैं, इधर हैं और सामने भी, हाँ ये भी हैं। एक आदमी सारे साल नौकरी करने के बाद उसकी सेविंग कितनी होती है लास्ट में? मैक्सिमम सेविंग क्या होगा? क्यों सर? एक लेक्चरर की सारी उम्र काम करने के बाद सेविंग क्या होती होगी? हैदराबाद में ये बोले मकान। मैंने जो सुना है मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की सेविंग हो सकती है। नहीं, कुछ की है, नहीं हो सकता। तो मैंने उसको कहा कि वो लेक्चरर था, नौकरी किया है, सारी उम्र में 1 करोड़ प्रोफेसर, उसने 1 साल में 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया होगा। बहुत ज़्यादा है ना। कोई आदमी बोला अरे अरे बहुत कम बोल रहे हो। मैंने कहा 5 करोड़ कमाया होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। बोले बहुत कम बोल रहे हो। मैंने एकदम कहा 50 करोड़ कमाया होगा। तो बोले बहुत कम बोल रहे हो। मैंने कहा 100 करोड़ कमाया होगा। बोले बहुत कम कमा। फिर मैंने कहा आप बता दो, मैं आपको महाभारत की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको टार्जन की कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि उसने हाथी को पकड़ा और फेंक दिया। वो फिल्म हो सकती है। जिस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ करके अपना काम शुरू किया, वो तमिलनाडु में रहता है। उसका जो लिखा हुआ प्रॉफिट था 2800 करोड़। कितने साल में? 1 साल में 2800 करोड़। मैं उनके 4 कारखाने देख करके आया हूँ जहाँ 100-100, 200 लड़का बैठता है। मैंने उनसे पूछा कि वो कितने दिन बाद आते हैं यहाँ पर? बोले कि वो तो नहीं आते। मैंने कहा जब उद्घाटन हुआ था तब भी नहीं आए थे। वो मदुरई के पास है उनका सेंटर। लेकिन उस गांव को बहुत फायदा होता है। जो पीएन रखा जाएगा, चौकीदार रखा जाएगा, उस गांव से रखा जाएगा। वहाँ जो 100-160 लड़का पढ़ता काम करता है आईटी के सेक्टर का, वो सबको भोजन वहाँ मिलता है 4 टाइम। वो सब्जी गांव से आएगी। वो जो पीएन का और का कपड़ा लगता है वो गांव की दुकान से खरीदा जाएगा। अभी उन्होंने जो ये चिप बनाना क्या बोलते हैं, ये जो सेमीकंडक्टर, इसके लिए कहा कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ। मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका नाम है श्रीधर बैम्बू। क्या नाम बोल रहा हूँ? और उनकी कंपनी का नाम है जोहो कॉरपोरेशन। और ये जो हमारा अभियान चल रहा है उसके मार्गदर्शक, उसके सब कुछ गाइड एंड फ्रेंड एंड फिलासफर ये श्रीधर बैम्बू हैं, जोहो कॉरपोरेशन। साथियों, शिव काशी में चले जाओ तो शिव काशी के अंदर एक मूर्ति लगी होगी जिसका नाम षणमुखम है। वो छोटे से गांव को इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाना, जिसके अंदर हिंदुस्तान की 75% माचिस मैच बॉक्स वहाँ बनते हैं, जहाँ पर इस समय तक 60% जो दिवाली पर जलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पटाखे, ये वहाँ बनते हैं। अभी तक 10 साल पहले तक जो भारत भर में सब मंदिरों में कैलेंडर लगे होते थे
उसके 70% कैलेंडर उसी गांव से आते हैं। उसका नाम शिव काशी है। वो एक व्यक्ति की बदौलत है, उसका नाम षणमुखम है। मैं जिस शहर में आता हूँ अम्बाला सिटी है, हमारे साथ में अम्बाला कैंट है। हम लोग जब संघ के काम के लिए किसी झोपड़ी में जाते थे, बाहर से हट होती थी, अंदर इंस्ट्रूमेंट रखे होते थे, वो व्यक्ति बोलता था ये इंस्ट्रूमेंट एशिया में केवल अम्बाला कैंट में बनता है, ये सामान यहाँ बनता है। सारे हरियाणा और उत्तर भारत में माइक्रोस्कोप के लिए, सब इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लोग अम्बाला कैंट आते हैं। जब उसको पूछने ये शुरू कैसे हुआ, एक टीचर था, उसका नाम विजय था। वो इंस्ट्रूमेंट आया स्कूल में, टूट गया। टूटने के बाद उसका पार्ट जो टूटा उसने कंपनी को लिखा। कंपनी कहा ये हमारी गलती नहीं है, ये आपको पे करना पड़ेगा, स्कूल को पे करना। स्कूल ने कहा तुम इंचार्ज हो, तुम्हारा फर्ज था, चेक करके लेना। इसके ऊपर सिर पर बहुत बोझ पड़ गया। इसने पता किया कोई ठीक कर सकता है इसको, तो एक कारीगर था सहारनपुर में, उसने कहा मैं कर दूंगा। वो कर दिया। इंग्लैंड वापस सामान भेजना नहीं पड़ा, सामान ठीक हो गया। इसने आसपास की लेबोरेटरी में पूछा क्या आपका भी पार्ट टूटा है? हाँ, बोले 2 मशीनें खराब हैं, 3 मशीनें खराब हैं, वहाँ पार्ट आना बहुत मुश्किल है। इसने सबको पार्ट रिप्लेस करना शुरू कर दिया। घर में फैक्ट्री लगा दी, एक कमरे के ऊपर फैक्ट्री लगाई, फिर उसके ऊपर दूसरा कमरा बना दिया, 4 कमरा बना दिया, आसपास की जमीन बना दी। एक आदमी ने कंप्लेंट कर दी पुलिस के अंदर वर्चुअली कि इसके घर में जब ये नींव खोद रहा था नीचे से सोना मिला है। एसपी आ गया, क्या आपको सोना मिला है जमीन में से? मैंने कहा हाँ मिला है। वो बहुत हैरान हुआ, ये जो आपका सारा मकान बन रहा है, इतनी बड़ी कोठी बन गई, आप तो सिंपल टीचर हो, ये कैसे बना? उसने कहा सोने के कारण से बना है। कहाँ है? उन्होंने कहा कहाँ, दिखा नहीं सकता। जो सोना मिला है वो स्वदेशी है। अगर हम विदेश से सामान लाने की बजाय यहाँ बना दें तो ये इस प्रकार की कोठी हर टीचर की बन सकती है, हर व्यक्ति की बन सकती है। इसी सोने की खदान का नाम स्वदेशी है, स्वदेशी है, स्वदेशी। हम सब लोग ऐसा कर सकते हैं। आज से कल तक हमारा एक समय भी बेकार नहीं जाना चाहिए। जो जो बातें, जैसे अब ये उतरेंगे वाइस चांसलर साहब, इनसे नाम लीजिए, इनकी पूछिए, क्वेश्चन है तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता, बीएमएस के कार्यकर्ता और सब आए हैं, तो इनके साथ घुल मिल करके जगदीश जी से पूछिए मैं कैसे दुकानों को सपोर्ट कर सकता हूँ, और लिंगा मूर्ति जी का हमने नाम ही नहीं लिया। इनसे भी जानकारी प्राप्त करिए। आपस में जो जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारा आना, कार्यक्रम का करना, आयोजन सब सफल होगा। बोलिए भारत माता की जय। స్వదేశీ విధానాలు, స్వదేశీ ప్రాముఖ్యత, స్వదేశీలో మనం ఎలా ఉండాలి, కార్యకర్తలకు మార్గదర్శనం చేసేటువంటి మాననీయ కశ్మీర్ లాల్జీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇప్పుడు వందన